तो यहाँ पर एनालिसिस करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट जो मैक्सिमम या मिनिमम में एफ मैक्स लगाते हैं, हम लोग डायरेक्ट वो प्रोसेस यूज़ करते हैं। हम लोग रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का क्या यूज़ करेंगे? एफ मैक्स। अच्छा, इनके बीच का एफ मैक्स क्या होगा? जैसे 4 kg और 6 kg नॉर्मल फोर्स ऊपर, 40 जो mg होगा नीचे, यहाँ पर नॉर्मल 60 नीचे, और ये N1 ऊपर तक एक्ट करेगा। क्योंकि दोनों को साथ साथ चलना है, मूव टुगेदर, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अगर बात रहा उसके एफबीडी का हॉरिजॉन्टल में, एक्स में, तो 4 kg पर एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और 4 kg पर फ्रिक्शन पीछे तो 6 kg पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। हमें पता है कि यहाँ पर एफ मैक्स पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम, और ये भी हो जाएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल कितना आएगा? यहाँ से नॉर्मल आएगा 40, तो एफ मैक्स कितना आएगा? 40 ms इंटू n, मतलब हो जाएगा 0.3 इंटू 40, कितना आ रहा है? 12 न्यूटन। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनाएंगे? जो एफ रिक्वायर्ड यूज कर रहे थे, एफ रिक्वायर्ड बार बार, वहीं पर हम लोग एफ मैक्स यूज करेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यही समझना था। और उसका वैल्यू आ चुका है 12। इक्वेशन बनेगा F माइनस एफ मैक्स इक्वल टू 4 इंटू ए, और दूसरा यहाँ से इक्वेशन बनेगा F मैक्स इज इक्वल टू 6 इंटू ए। एफ मैक्स का वैल्यू 12, 6a, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से मिल गया एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन साथ साथ में चलना है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में f माइनस 12 इजकल टू 4 इंटू ए का वैल्यू 2, f इजकल टू कितना आ गया? सॉल्व कर लेंगे, 20 न्यूटन आएगा। कितने बच्चों का आया था? ठीक है,
मिटा देना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग के बारे में। साइकिल का जो सीट होता है उसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है, या पेन में जो भी हम लोग उसको ओपन या क्लोज करने वाला पेन होता है उसमें भी हम लोग स्प्रिंग के हेल्प से, जिसका शायद इस टाइप का डायग्राम होता है। क्लियर। इसमें एक टर्म आता है NL, मतलब नेचुरल लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे नॉर्मली कोई भी स्प्रिंग अपने हाथ पर ऐसे ले लें, वो जिस लेंथ पर होगा, मतलब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहे हैं उसके ऊपर, इस तरीके से न इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं न इसको कंप्रेस कर रहे हैं। क्लियर ना। तो अगर वो नॉर्मल स्टेट में अपने जिस लेंथ में होगा वही उसका नेचुरल लेंथ कहलाता है NL। क्लियर। हर स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अभी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे भी, मतलब इमेजिन करेंगे कि कुछ ऐसा फोर्स के साथ स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ, जैसे वॉल से स्प्रिंग कनेक्ट करके ब्लॉक लगा दिया। क्लियर। अगर ब्लॉक को हम लोग इलोंगेट करेंगे, मतलब स्प्रिंग को अगर हम लोग इलोंगेट करेंगे, मतलब इसका लेंथ बढ़ेगा। क्लियर। और दूसरा केस हो सकता है, अभी किस में है, ये नेचुरल लेंथ पर है। क्लियर। अभी अपने क्या है, नेचुरल लेंथ पर है। या तो यहाँ पे इलोंगेट भी कर सकते हैं तो इसका लेंथ बढ़ेगा, और इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका लेंथ घटेगा। आप प्रैक्टिकली इमेजिन करके बताइए कि जब हम लोग इधर की तरफ इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, बताइए। प्रैक्टिकली सोच के बताइए कि ब्लॉक को अगर हम लोग इधर, ये यहाँ से टूटेगा नहीं, ये कनेक्शन टूटेगा नहीं, ये इसके साथ स्प्रिंग ब्लॉक के साथ अटैच रहेगा, वो सेपरेट नहीं होगा। अगर ब्लॉक को आगे की तरफ ले जाते हैं तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा, और जब स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो शायद हम ये फील कर सकते हैं कि जब ब्लॉक इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग हमें इधर फोर्स लगाते हुए फील होगा। और जब हम लोग इस ब्लॉक को आगे इधर मूव कराते हैं, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा और उस वक्त हम ये फील करेंगे कि स्प्रिंग जो है हमें इधर की तरफ धक्का दे रहा है। दूसरा, अगर स्प्रिंग ऐसे दिया हुआ है, इसका दोनों एंड हम लोग हाथ में लेकर के हम लोग अगर ऐसे खींचें उसको, तो जब स्प्रिंग को इधर खींचते हैं तो स्प्रिंग हमको जो है किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। और अगर स्प्रिंग को हम ऐसे कंप्रेस करते हैं तो हम ये फील करेंगे कि वो दोनों तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा। यहाँ से हम क्या चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक के साथ अटैच है और ब्लॉक को हम जिधर मूव करा रहे हैं फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। अगर हम ब्लॉक को इधर मूव करा रहे हैं, उसके नेचुरल लेंथ से आगे मूव करा रहे हैं, तो हमें ये महसूस हो रहा है कि स्प्रिंग इधर खींच रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं क्या कि ब्लॉक जिधर डिस्प्लेस करेगा, ब्लॉक जिधर हम लोग डिस्प्लेस करेंगे उसके जस्ट उल्टा, उसके जस्ट अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। क्लियर। इसका मतलब अगर ये उसका नेचुरल लेंथ है और हम लोग ब्लॉक को यहाँ पर लेकर के आते हैं, मतलब हम लोग आगे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं x, नेचुरल लेंथ से आगे की तरफ x डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, वो f होगा। और ये एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके पाया गया है
कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x के होता है। क्लियर? मतलब आप भी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको यही रिलेशन मिलेगा। कई सारे कंडीशन होते हैं एक्सपेरिमेंट में, मतलब बहुत ज़्यादा उसको एलोंगेट नहीं कर सकते, नहीं अपना प्रॉपर्टी खोता है, वो अलग बात है। हम लोग तो कोर्स में जो है कि आइडियल लेकर चलेंगे। क्लियर ना? आइडियल ये है कि जितना हम इसको जिधर डिस्प्लेस करेंगे, माइनस ये बता रहा है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। क्लियर? अच्छा, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल टू हो जाएगा माइनस वो कांस्टेंट मान लेते हैं K इंटू एक्स। इसको बोलते हैं स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। ये दोनों नाम मिले, ज़्यादातर तो स्प्रिंग कांस्टेंट का ही नाम आता है, लेकिन स्टिफनेस अगर बोल दे तो स्टिफनेस का भी मतलब वो K ही होता है। K क्या है यहाँ पर? K है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, ये क्लियर है क्या? F क्या है? ये है F के बारे में देख लेते हैं। F जो है टेंशन इन स्प्रिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसका डायग्राम बनाना हो तो कैसा बनेगा? अगर वो इलोंगेट हो गया तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इलोंगेशन स्टेट में। ये पहले नेचुरल लेंथ यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, उनके बीच का डिस्टेंस x है। तो ये जो टेंशन आया है, टेंशन इन स्प्रिंग, वो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर टेंशन बात करें स्प्रिंग में, यहाँ भी F होगा। यहाँ पर टेंशन की बात करें, अच्छा कुछ ये बात स्ट्रिंग जैसा आ रहा है क्या? स्ट्रिंग में भी टेंशन आता था क्या? स्ट्रिंग में भी टेंशन आता था, और अगर स्ट्रिंग में टेंशन आता था तो ये भी बोलते थे कि इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। मतलब ये T है तो हर जगह T होगा। तो केवल स्ट्रिंग के ही केस में ऐसा नहीं होता है, स्प्रिंग के भी केस में होता है। एक बात और, स्प्रिंग अगर हाथ में लेते हैं तो कुछ ना कुछ वजन उसका, कुछ ना कुछ वेट तो फील होता है, लेकिन हम लोग के कोर्स में मासलेस स्प्रिंग है। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो सबसे पहला यहाँ पर जो डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर ये हम लोग एज्यूम करेंगे, जैसा हम लोग के कोर्स में है, हम लोग एज्यूम करेंगे कि स्प्रिंग मासलेस है। क्लियर ना? स्प्रिंग क्या होगा? मासलेस होगा। और जब स्प्रिंग मासलेस होगा तो हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम, F F F। अच्छा, क्या जो स्प्रिंग में टेंशन होगा, शायद ये इलोंगेशन स्टेट है ना, ये इलोंगेशन का मतलब उसका लेंथ नेचुरल से बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं इलोंगेशन। और एक कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में उसका लेंथ घट जाता है। क्लियर ना? फिलहाल एग्जांपल किसका लिए हैं? इलोंगेशन का। अच्छा, तो क्या यहाँ पर जो टेंशन हर जगह FF लग रहा है, क्या वही टेंशन ब्लॉक पर स्ट्रिंग अपने तरफ ऐसे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, क्या ये फोर्स लगाता हुआ दिखा सकते हैं क्या? तो जो स्प्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन F है, उसी फोर्स से वो ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा भी। क्लियर? पुल भी करेगा। X क्या है इसमें? मतलब सही से इसका डेफिनेशन कि X है क्या, क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पर X है लेंथ ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? बात पूरा नहीं है। ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग किसके ऊपर, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? जैसे अगर ये जो है 10 सेंटीमीटर का होता और ये 2 सेंटीमीटर आगे खींच देते तो टोटल लेंथ कितना होता? तो बोलते 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो जाता। तो ये जो लेंथ x है वो स्प्रिंग का लेंथ नहीं है,
ये नेचुरल लेंथ के बाद का लेंथ है, मतलब नेचुरल लेंथ 10 था तो इसके बाद कितना बढ़ा, वो एक्स्ट्रा जो लेंथ बढ़ रहा है, नेचुरल लेंथ से जो एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ेगा वही होता है x। तो यहाँ पर कैसे बोला जाता है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग ओवर इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब नेचुरल लेंथ से कितना लेंथ बढ़ा। या कंप्रेशन अगर यहाँ पे देखें तो अगर इसको कंप्रेस करें तो क्या कंडीशन बनेगा, यहाँ पर लेंथ छोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर जो है नेचुरल लेंथ से x हम इधर की तरफ कंप्रेस कर दिए। अच्छा, जैसे यहाँ पर टेंशन FF था, यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, हर जगह FF होगा। और ब्लॉक पर किधर फोर्स दिखाएंगे, ब्लॉक पर किधर दिखाएंगे फोर्स, ब्लॉक पर दिखाएंगे ऐसे, मतलब ऐसे फोर्स दिखाएंगे। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन और x डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हर केस में माइनस लगेगा। ऐसा नहीं कि जब इलॉन्गेशन होगा तभी माइनस लगेगा, चाहे कंप्रेशन हो चाहे इलॉन्गेशन हो, दोनों केस में माइनस ही लगेगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन फोर्स का क्लियर हो गया ना, तो F क्या है, बोलेंगे F है टेंशन इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। और जो टेंशन लगेगा, याद करिए यहाँ पर, अगर क्या जो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन T होता था, जब किसी एक ब्लॉक का FBD बनाते थे, तो क्या वहाँ पर भी ब्लॉक के ऊपर क्या वही टेंशन लगता था कि नहीं, जो स्ट्रिंग का टेंशन था क्या वही टेंशन ब्लॉक के ऊपर भी दिखाते थे कि नहीं, FBD में ब्लॉक के ऊपर भी वही दिखाते थे, तो यहाँ पर भी ब्लॉक के ऊपर दिखाएंगे। तो क्या स्ट्रिंग और स्प्रिंग कुछ सिमिलर है क्या, बोलिए, बोलेंगे इलॉन्गेशन केस में सिमिलर दिखेगा। जैसे जब स्ट्रिंग को ऐसे पुल करेंगे तो उसके अंदर इलॉन्गेशन क्रिएट होगा, लेकिन स्ट्रिंग को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो ऐसे लूज हो जाएगा, वहाँ पर टेंशन 0 होता है। स्प्रिंग में ऐसा नहीं है, स्प्रिंग में बिल्कुल ही अलग है। हम लोग अगर इलॉन्गेट करेंगे तब भी टेंशन जनरेट होगा, और उसको कंप्रेस करेंगे तब भी टेंशन जनरेट होगा। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं था, स्ट्रिंग में अगर इलॉन्गेट करने की कोशिश कर रहे थे तो स्ट्रिंग टाइट होता था, जब स्ट्रिंग टाइट होता तो उसमें टेंशन आता था। लेकिन जब उसको कंप्रेस करते थे, किसको, स्प्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग को, जब उसको कंप्रेस करते थे तो कंप्रेस होता नहीं था, वो लूज हो जाता था, और वहाँ पर टेंशन क्या होता था, 0 होता था। ये बेसिक अंतर है आपके टेंशन जो स्ट्रिंग में है और टेंशन जो स्प्रिंग में है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हमें तीनों टर्म क्लियर हो गए, और ये जो लॉ दिए थे, जो पहली बार एक्सपेरिमेंट करके दिए थे, वो साइंटिस्ट हैं, हुक्स लॉ उन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आएगा, अभी आगे चैप्टर ये है, ग्रेविटेशन के बाद है ये चैप्टर, ग्रेविटेशन के बाद ये चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर ये मतलब अगर कोई नाम दे दे तो घबराना नहीं कि ये हुक्स लॉ क्या है। क्लियर ना, क्लियर। तो पहले बेसिक ये इसका परिचय ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लीजिए।
के का और क्या नाम है? स्टिफनेस, स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको लिख लीजिएगा, इसका इलॉन्गेशन स्टेट है और ये जो है कंप्रेशन जो है स्टेट है। एलोंगेशन स्टेट और कंप्रेशन स्टेट। मिटा दे। इधर ध्यान देते हैं।
देखिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं। के का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर। यूनिट तो निकाल सकते हैं, यूनिट न्यूटन पर मीटर होगा, यूनिट निकाल लेंगे। ब्लॉक का मास दिया हुआ है 2 kg, 2 kg ब्लॉक का मास दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि 2 kg ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम नेचुरल लेंथ। 2 kg block is displaced by distance 20 centimeter from its natural length. Find and then released and then released. Find पहला क्वेश्चन फोर्स ऑन ब्लॉक, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और तीसरा टाइम टेकन टू रीच एट नेचुरल लेंथ अगेन। टाइम टेकन टू रीच एट नेचुरल लेंथ अगेन। ये 3 क्वेश्चन है। उसको क्या क्वेश्चन क्या दे रहा है, 20 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस करके वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता है 20 सेंटीमीटर से। ये 3 क्वेश्चन है। आ गया होगा ना। देखिए यहाँ पर नेचुरल लेंथ से 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ उसको डिस्प्लेस किया गया है, तो जो फोर्स F इक्वल टू होगा हो जाएगा -kx। ऐसे करते हैं हम लोग, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, kx की बात करते हैं। माइनस डायरेक्शन को बताता है और वो हम लोग डायग्राम में दिखा चुके हैं। क्लियर ना? हम लोग माइनस यहाँ पर नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि हम लोग डायग्राम में दिखा चुके हैं जिधर डिस्प्लेस है उसके अपोजिट में उसका फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा, 20।
और x का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में बदलेंगे 0.2, 4 न्यूटन आ गया, ये आ गया ब्लॉक पर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाई मास, 4 बाई मास 2 kg, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला और दूसरा आंसर आ गया, बिल्कुल फॉर्मूले पे ही रखना था, वहाँ से आ जाता। अब जहाँ तक टाइम की बात कर रहे हैं तो क्या हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है क्या? एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस दिया है क्या, कितना, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। और क्या पूछ रहा है, अच्छा स्टार्टिंग में जब रिलीज किया गया है तो रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में ut 0 हो गया, ये दिया है 0.2 हाफ 2 t स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या t इक्वल टू रूट में 0.2। ये तो सबका लगभग आ गया होगा, क्या हुआ, नहीं आया है? अरे फार्मूले में रखना है, फोर्स मास से डिवाइड करना है, धक्का दे देते हैं आप लोग जो है। कितने लोग का t इक्वल टू रूट में 0.2 सेकेंड आया है, हाँ ठीक, मेरे बताने से पहले, ठीक है। अब ये ढूंढिए, आया है ना 1/5। अब ये ढूंढिए क्यों गलत ये है, बताइए सोच करके कि क्यों ये गलत है। अरे भाई जब फ्रिक्शन नहीं दिया मतलब फ्रिक्शन नहीं है, जब तक फ्रिक्शन ना दे हम सरफेस को स्मूथ लेते हैं, फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया है। अब तो आ जाता ना, हाँ तब ढूंढिए कि क्यों गलत है आंसर। तो क्यों नहीं लगेगा ये फार्मूला, क्यों आंसर गलत है? बस ये आंसर है। अरे भाई यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया है ये क्या हमेशा होगा क्या? चलिए मान लेते हमेशा होगा। क्या ये हमेशा 20 ही रहेगा या जैसे जैसे नज़दीक जाएगा ये 20 घटता जाएगा? अरे भाई अरे सब कुछ सुनना ही होता है, सब कमाल जो है सुनने में ही है टीचर के, क्लियर ना? तो एक एक पॉइंट सुनना होता है। क्या बोल रहे हैं हम, जैसे जैसे नज़दीक जाएगा नेचुरल लेंथ के वो 20 से 19, 18, 15, 10, 7, 6, 4 फिर 0 कब होगा? जब वो नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा x का वैल्यू। इसका मतलब कि हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, बदल, डिक्रीज का क्या मतलब, सीधे बोलिए बदल रहा है, बस खत्म बात। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, बदल रहा है। जब ये फार्मूला कब लगता है, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, हाँ तो इसको नोट करके फिर उसके बाद इसको क्रॉस करिएगा, फिर लिख दीजिएगा इसके नीचे SHM में टाइम फाइंड करना सीखेंगे। क्लियर ना? इसके बाद SHM क्या हुआ, SHM चैप्टर में ये SHM एक चैप्टर नाम है। ये ग्रेविटेशन के बाद, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद या फिर कोई पहले ही पढ़ा देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग वहाँ पर सीखेंगे इसका टाइम निकालना। क्लियर ना? लेकिन यहाँ पर ये गलती करना ज़रूरी था, इसलिए इसको नोट करना ज़रूरी है। नोट करके गलत कट कर दीजिए, तब फास्ट करिए इसको।
ये जरूर लिखना है, नहीं तो फिर गलत का गलत ही रह जाएगा, तो फिर बाद में 1-2 महीने बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्लियर ना? तो लिख लीजिएगा SHM में, इसको डिटेल हम लोग को पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। सर आप क्यों SHM में बताएंगे, आप अभी बताइए। तो कठिन होगा, वहाँ पर आसान होगा। अगर हमें सॉल्व करना ही होगा तो A = F/m कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर kx में x वेरिएबल रखेंगे। क्लियर ना? मास तो k तो दिया ही हुआ है, m भी दिया हुआ है, तो ये तो न्यूमेरिकल आ गया, ये तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, वो भी माइनस में। क्लियर ना? फिर यहाँ से क्या करेंगे, v dv/dx -kx, ये करेंगे। फिर यहाँ से मतलब वैसे भी हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, वहाँ पे एक शॉर्टकट चलेगा, शॉर्टकट नहीं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट चलेगा। क्लियर ना? तो इसलिए हम नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन अगर दिमाग में लेकर के आना है कि सर कैसा प्रोसेस होगा, अगर यहीं से हम सॉल्व करना चाहें तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस होगा। वेरिएबल इंटीग्रेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। क्लियर ना? फिलहाल SHM इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, वहाँ पर आसान तरीका है, हम लोग आसान तरीका सीखेंगे। ये वॉल फर्स्ट है और ये वॉल सेकंड है। अरे बात थोड़ी ना करना है, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन लिखवाने जा रहे हैं। फर्स्ट वॉल से स्प्रिंग जो है x1 डिस्टेंस पर है और सेकेंड वॉल से स्प्रिंग x2 डिस्टेंस पर है। स्प्रिंग कांस्टेंट K है। हो गया? अब क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें। स्प्रिंग इज इलोंगेटेड, स्प्रिंग इज elongated by distance x1 and x2 along wall first and wall second respectively, and fixed to both wall. And fixed to both wall. पहला ऑप्शन, force on wall first will be, force on wall first will be kx1। मल्टीपल आंसर सही होगा इसका, एक से ज़्यादा भी आंसर सही हो सकता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, फोर्स ऑन वॉल सेकेंड विल बी kx2। तीसरा, फोर्स ऑन
wall first will be kx2, wall on force on wall second will be kx1. क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्प्रिंग जो है वो इलोंगेटेड होता है, स्प्रिंग को खींचा जाता है। तो इस स्प्रिंग को पहले वॉल की तरफ कितना खींचा गया x1 और दूसरे वॉल की तरफ कितना खींचा गया x2 और दोनों तरफ ऐसे x1 x2 खींच करके दोनों वॉल से उसको फिक्स कर दिया गया, मतलब दोनों वॉल से स्प्रिंग फिक्स हो गया। कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ऐसा डायग्राम बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के x1 x2 है। अरे भाई अगर ये x1 इधर इलोंगेट होगा, के दिया हुआ है, x2 उधर इलोंगेट होगा, के दिया हुआ है, क्या दिक्कत है? कितने बच्चों का पहला और दूसरा सही है? हाँ बताइए। 1 2 ठीक है। तो क्या ये भी उम्मीद है क्या सही होने का? हो सकता है कि या तो ये दोनों सही है तो ये दोनों सही होगा, वाइस वर्सा। तीसरा चौथा कितने बच्चों सही है? अच्छा, कितने स्टूडेंट का इसके अलावा कोई और आंसर होगा? हाँ बताइए। हाँ, इन चारों में से एक भी नहीं है। क्लियर ना? चलो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब कौन सा आंसर क्या आएगा। अभी हाथ उठाए थे ना। हाँ, इतना पता है कि दूसरा आंसर आएगा, लेकिन ये चारों नहीं होगा। चलिए आप बताइए। हाँ, यहाँ पर जो आंसर होगा वो पांचवा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? फोर्स ऑन बोथ वॉल विल बी के x1 प्लस x2। कैसे? इधर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो टेंशन या F आएगा, जो फोर्स आएगा, उसी फोर्स से इसको अपनी तरफ इधर और इसको अपनी तरफ इधर खींचेगा। दोनों वॉल को स्प्रिंग अपनी तरफ खींचना चाहेगा। प्रैक्टिकली ये तो सोच सकते हैं ना कि जब इलोंगेट कर दिए तो दोनों वॉल को किधर खींचना चाहेगा? अपनी तरफ ऐसे। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है स्प्रिंग के केस में? kx, माइनस को छोड़ देते हैं, माइनस तो डायरेक्शन बताता है। तो F इजिकल टू kx में x क्या होता है? x क्या होता है? उस स्प्रिंग में टोटल क्या? टोटल इलोंगेशन। ऐसा नहीं करना है कि इस तरफ वाला इलोंगेशन इधर टेंशन दे देगा और इधर वाला इलोंगेशन इधर टेंशन दे देगा। ऐसा थोड़ी ना, बंटवारा थोड़ी ना स्प्रिंग में। स्प्रिंग में कोई बंटवारा नहीं है। ओवर इट्स नेचुरल लेंथ, जितना टोटल लेंथ बढ़ा तो नेचुरल लेंथ इतना था, कितना बढ़ा तो x1 प्लस x2, टोटल लेंथ x1 प्लस x2 बढ़ा। तो x यहाँ पर x के जगह हम लोग टोटल जो लेंथ बढ़ा है वो रख देंगे। x1 प्लस x2 आंसर हो जाएगा k x1 प्लस x2।
पांचवा ऑप्शन सही होगा इसका। अभी इसमें 45 मिनट डिटेल अगर हम लोग जो ये पढ़ना होगा इसमें, क्योंकि एसएचएम में पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना है, तो लगभग ये 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे भी लेक्चर लेगा। अभी स्प्रिंग को कट करना है, डबल ट्रिपल स्प्रिंग जोड़ना है, तो कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। क्लियर ना? नेक्स्ट टर्म पे देखते हैं।